हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो तो अच्छे होंगे। और जिन स्टूडेंट ने जनवरी 25 में एग्जाम दिए, होप सो आपके एग्जाम अच्छे हुए होंगे। मेरी बेस्ट विशेज और ब्लेसिंग आप लोगों के रिजल्ट के लिए आपके साथ है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। बेटा, मेरी ना 2-3 दिन से तबीयत खराब है और गला भी खराब है। आपको आवाज में कुछ भारीपन लग सकता है। मैंने अभी मेडिसिन लेके इस वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। सर, एक बात बताओ, जब आपकी तबीयत खराब है तो आप इस वीडियो को बाद में रिकॉर्ड कर लेते ठीक होने के बाद। मैं आपको बता दूं दोस्त, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। कल ना लास्ट डेट है। सर, किस चीज़ की कल लास्ट डेट है? कल 25 जनवरी लास्ट डेट है। जनवरी 25 के एग्जाम के रिगार्ड में अगर कोई क्वेश्चन पेपर में गलती वगैरह है या कोई ऑब्जर्वेशन है, उसको मेल करने की ना, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करना आज जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस वीडियो में एडवांस अकाउंट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें एमसीक्यू भी डिस्कस करूंगा, केस सिनेरियो डिस्कस करूंगा और आपका पार्ट 2 भी डिस्कस करूंगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इस बार जो जनवरी 25 में एडवांस अकाउंट का एग्जाम हुआ है, उसमें ना एक केस सिनेरियो के अंदर एक एमसीक्यू पूछा गया है, जिसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है ना, वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। सर, हाँ जी, मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आपने इंस्टीट्यूट को मेल करनी है और रिक्वेस्ट करनी है कि डियर आईसीआई, ये जो रिस्पेक्टिव एमसीक्यू है, मैं आपको वो एमसीक्यू बताऊंगा। ये जो एमसीक्यू है, इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है ना, वो अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो उसके ग्रेस मार्क हर स्टूडेंट को मिलने चाहिए। एक बात और, जो आपका पार्ट 2 में ना आईआर का क्वेश्चन है, उसमें एक ऐसी एडजस्टमेंट दे रखी है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, जिसके अल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल है। तो हम लोग इंस्टीट्यूट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आईआर की उस एडजस्टमेंट की जो भी अल्टरनेटिव आंसर है, जो भी स्टूडेंट ने अल्टरनेटिव आंसर लिखा है, सबको अप्रोप्रिएट मार्क्स मिलने चाहिए। सर, हमें मेल कहां पे करनी है और क्या मेल करनी, मैं आपको बता दूं। जो मेल आपको करनी है और जहां पे मेल करनी है ना, आप कमेंट बॉक्स चेक करो। मैंने एक मैसेज पिन कर रखा होगा, आपने उस मैसेज को देखना है और वही आपने मेल करनी है। सेम जो मेल की ड्राफ्टिंग है और मेल आईडी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से भी क्या करेंगे, उस मेल को उठा सकते हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पहुंच करके इस वीडियो का लिंक ना अपने सब दोस्तों का शेयर करना है, क्योंकि दोस्त हमारे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कल लास्ट डेट है और हम इंस्टीट्यूट से अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इंस्टीट्यूट, डियर आईसीआई, जो आईआर के क्वेश्चन में अल्टरनेटिव पॉसिबल है उसके बेस पे हमें मार्क्स मिलने चाहिए, और जो एमसीक्यू में गलती है उसके मार्क्स सब स्टूडेंट को मिलने चाहिए। मैं अब सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूं, आपने क्या करना, इंस्टीट्यूट को मेल करनी है और अपने सब दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। डिस्क्लेमर मैं फिर से दे देता हूं, बेटा मेरा गला खराब है, तबीयत भी खराब है, आपको थोड़ा सा आवाज में भारीपन लग सकता है, प्लीज आप उसे मैनेज कर लेना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर कर देता हूं। अभी हमने क्या कर रखा है टाइम बिंग के लिए ना, जो मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स है सीए इंटर एडवांस काउंट का, सीए फाइनल एफआर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इनकी फी हमने बिल्कुल एडमिन कोर्स पे कर दी है। और मैं आपको बता दूं, ये जो फी है, इसमें बुक की आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, आपको इंटरमीडिएट में 14 मॉक टेस्ट मिलेंगे विद इवेल्युएशन, और सीए फाइनल में 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे विद इवेल्युएशन। आपने वीडियो को अपने सीए फाइनल के दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी आपके बिहाफ पे मेल कर दें, ठीक। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आप लोगों के लिए मैं एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और लेके आया हूं। आपने क्या करना, जनवरी 26 ये कोड यूज करना है। जो भी ये एडमिन कॉस्ट है ना, इसमें भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सब दोस्तों को बता देंगे कि बेनीवाल सर ने अभी अपना जो फास्ट ट्रैक कोर्स है वो बिल्कुल एडमिन कोर्स पे कर रखा है और उसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने जनवरी 26 कोड यूज करना है और ये कोड वैलिड रहेगा आपका 27 जनवरी तक। मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स है उसमें मैं 100% कोर्स कवर कराता हूँ, और ये मेरी वर्डिंग स्टूडेंट की वर्डिंग होती है कि सर, जहां से हमने पहले रेगुलर कोर्स लिया था ना, उससे ज़्यादा कवरेज आपके फास्ट ट्रैक कोर्स में है। देखिए दोस्त, अब ना चाहे इंटरमीडिएट का पेपर हो या फाइनल का पेपर हो, 30 मार्क्स के आपके केस सिनेरियो और एमसीक्यू आते हैं, और स्टूडेंट उन्हें आराम से तभी हैंडल कर पाएगा जब आपने अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रखी होगी,
और आपने अच्छे लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर रखे होंगे। और इन दोनों बातों को हमने फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर भी ध्यान में रखा है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर भी ना 100% सिलेबस कवर है, सिलेबस बहुत डिटेल में कवर है। और मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ, ये मेरी वर्डिंग स्टूडेंट की वर्डिंग होती है कि सर जहां से मैंने पहले रेगुलर कोर्स लिया था ना, उससे ज्यादा कवरेज आपके फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर है। एडवांस अकाउंट का जो रेगुलर कोर्स है और सीए फाइनल का भी जो मेरा रेगुलर कोर्स है, उसकी भी हमने टाइम बिंग के लिए थोड़ी कम कर रखी है। और ये जो आपका डिस्काउंट कोड है जनवरी 26, ये 27 जनवरी तक अप्लाई हो जाएगा इन कोर्स के ऊपर भी। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर कोर्स लेना चाहता है तो वो भी जनवरी 26 कोड यूज करेगा। तो जो ये आपके रिड्यूस प्राइस है, इस पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं एक बार आपको इस सॉल्यूशन शीट के बारे में बता देता हूं। ये फर्स्ट पेज है। सेकंड पेज पे मैंने एक इंडेक्स बना के दे रखा है कि आपका जो केस सिनेरियो है, एमसीक्यू है, वो कहाँ से आया है और आपके जो क्वेश्चन है वो कौन से एएस और चैप्टर से आए हैं। आवाज में थोड़ा सा बारीकपन लग सकता है आपको, ठीक। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके केस सिनेरियो और एमसीक्यू है ना, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हो सकता सर अलग हो। मतलब टोटलिटी में आपके 15 एमसीक्यू टैली होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, ये जो मैं आपके साथ सॉल्यूशन शीट शेयर करूंगा, आप इसी का प्रिंट आउट ले लेंगे, ठीक। आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले केस सिनेरियो और एमसीक्यू, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 पे चलेंगे। एग्जाम में एक चैलेंज और होता है कि हमें केस सिनेरियो कैसे हैंडल करने चाहिए। देखिए दोस्त, हमें केस सिनेरियो के अंदर एमसीक्यू में सिर्फ आंसर टिक करना होता है, और हो सकता है केस सिनेरियो में कुछ ऐसी बातें दे रखी हो जो अपने एमसीक्यू से रिलेटेड ना हो। इसलिए आपने क्या करना, सबसे पहले स्टेप में आपने डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ने हैं। सर अगर हम डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ेंगे तो सोल्व कैसे करेंगे? देखिए दोस्त, मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। आप पहले क्या करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर केस सिनेरियो पढ़ेंगे। और जब आप एमसीक्यू पढ़ के केस सिनेरियो पढ़ेंगे ना, तो आपको पता है कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर देना, तो आप साथ साथ सर आंसर की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पे प्रॉपर आंसर तो लिखना नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, आंसर को चूज कर सकते हैं, आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। आइए सबसे पहले देखिए, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 4। और जब वो क्वेश्चन जिसमें इंस्टीट्यूट की साइड से गलती है आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है, इसमें गलती है, ठीक। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज ए कैश फ्लो आइटम फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने बताना कि इसमें से कौन सी आइटम ऐसी है जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो रिप्रेजेंट कर रही है। AS3 का क्वेश्चन है। ट्रेड कमीशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अंडरराइटिंग कमीशन सर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ गुडविल आपका क्या है, इन्वेस्टिंग। अंडरराइटिंग कमीशन आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अंडरराइटिंग कमीशन आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ गुडविल कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लो जी, इसका तो आंसर यही बन गया। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग क्या है आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ऑप्शन सी आ गया, ठीक। चलें जी सर, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, हमें क्या करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक। आइए अब की सिनेरियो पढ़ते हैं। देखिए, कैश बैलेंस, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। डायरेक्ट कैश के इनफ्लो आउटफ्लो दे दिए, तो हमें सिर्फ क्या करना है, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है। मतलब हमें कैश के फ्लो आइडेंटिफाई नहीं करने, क्योंकि आपका कैश बुक दे दी और कैश बुक में आपके रिसिप्ट और पेमेंट में इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, ठीक। कैश सेल आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड रिसेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स रिफंड आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया है, तो अगर हमने लोन लिया है तो कौन सी एक्टिविटी बन गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे कलर अलग कर देता हूं ताकि आराम से आइडेंटिफाई कर लें बाद में, ठीक। इशू ऑफ शेयर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड कमीशन आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अंडरराइटिंग कमीशन आपका कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में ब्रोकरेज पे किया आपने, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पेमेंट फॉर ओवरहेड आपका, पेमेंट फॉर ओवरहेड कौन सी एक्टिविटी बन गई सर, ये बन गई अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ गुडविल आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक जी सर। आइए
अब क्वेश्चन में 3 एमसीक्यू और बचे हुए हैं, जिसमें एक में पूछा गया है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, एक में आपका इन्वेस्टिंग और एक में आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। ठीक जी सर। आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। 15,56,000 प्लस आपका 740 प्लस आपका 25,000 और ऑपरेटिंग है नहीं, माइनस आपका 1960 माइनस आपका 120 माइनस 40,500 और ऑपरेटिंग में है माइनस आपका 46,000। तो ये आंसर आ गया आपका 154,500, 154,500। ठीक जी सर। चलिए ऑप्शन है इन्वेस्टिंग, नीले पेन से मैंने टिक कर रखा है। 64,000 इनफ्लो है, 49,500 इनफ्लो है। आउटफ्लो में आपका एक तो आ जाएगा 9,200 माइनस कर देंगे और एक आपका आ जाएगा परचेज ऑफ गुडविल 50,000, आपका 54,300 आ गया, 54,300 आ गया, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखिए, 5 लाख लोन फ्रॉम बैंक है, इशू ऑफ शेयर आपका 250 है। मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, आपको थोड़ा आवाज में भारीपन लग रहा होगा और थोड़ी सी बॉडी मेरी टायर्ड है, तो आपको थोड़ा सा टायर्डनेस भी दिख रही होगी। माइनस आपका 25,000, क्योंकि ये वीडियो आज जानी जरूरी थी, इसलिए मैं इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इस वीडियो को हर सी स्टूडेंट के साथ शेयर करना। ठीक, माइनस आपका 8 लाख आएगा, माइनस आपका आएगा 85,600, तो 160,600 आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो आ गया। आगे बढ़ते हैं। केस सिनेरियो 2, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव केस सिनेरियो, आपने आंसर 5 से लेके आपका 8 तक आंसर देना। ठीक है, 5 to 8 लिखा होगा आपके पास जो सोल्यूशन शीट होगी। व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द चार्जिंग ऑफ द मशीन एज ऑन 31 मार्च 21। ठीक है जी। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन द मशीन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 22। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मांगा आपसे। ठीक है। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट ऑन P&L, तो इंपेयरमेंट लॉस आपने कैलकुलेट करना है AS 28 के अकॉर्डिंग। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ P&L ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन, एक्सचेंज ऑन मशीन का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, और इसी MCQ में सर एक प्रॉब्लम है, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। ठीक, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 19, ब्लैक लिमिटेड रिसीव्ड ए गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15 लाख फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीन कॉस्टिंग 50 लाख। 50 लाख की एक मशीन हमने एक्वायर की है, कब? 1 अप्रैल 19 को, और आपको 15 लाख की ग्रांट मिली है। अब अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है पीपी के अगेंस्ट, तो दो अल्टरनेटिव है, या तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसे एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, या फिर इसे क्या करेंगे, आपका कॉस्ट ऑफ पीपी में से रिड्यूस कर देंगे। देखते क्वेश्चन ने कौन सी अप्रोच फॉलो की है। द लाइफ ऑफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 ईयर एंड एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10 ईयर इज 5 लाख। ठीक है। द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन SLM बेसिस। ठीक है। ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन द कंपनी हैड टू रिफंड द एंटायर ग्रांट ऑन 1 अप्रैल 21। 1 अप्रैल 21 को सर ग्रांट जो है ये आपकी रिफंड होगी है। ठीक, यहां पे लाइन लिख दी है द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया, रिडक्शन अप्रोच फॉलो की है। तो रिडक्शन अप्रोच जब इन्होंने फॉलो किया तो 15 लाख हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो 35 लाख का आपका बैलेंस आ गया 1 अप्रैल 19 को। ठीक, अब यूजफुल लाइफ कितनी, 10 ईयर है, और आपका एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू कितनी, 5 लाख है। तो डेप्रिसिएशन पर एनम कितने से आएगा, 30 लाख डिवाइड बाई 10 ईयर्स, आपका 3 लाख पर एनम का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक, तो अगर मैं 1920 के डेप्रिसिएशन की बात करूं तो आपका कितने से आएगा सर, 3 लाख से। 32 लाख कैरिंग अमाउंट आ गया 31 मार्च अपना 20 को। ठीक, और फिर से 3 लाख इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका ये बैलेंस आ जाएगा 2021 का जो है कैरिंग अमाउंट से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 31 मार्च 21 को कैरिंग अमाउंट 29 लाख आ गया। 1 अप्रैल 21 को ग्रांट का रिफंड कर दिया 15 लाख, तो ये अमाउंट आपका 44 लाख आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखता है, ऑन 31 मार्च 23 बी लिमिटेड रिसीव्ड सर्टेन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन एंड द रिकवरेबल अमाउंट वाज आपका एसर्टेन टू बी 28 लाख विद रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर एंड नील रेजिडुअल वैल्यू। 31 मार्च 23 को सर हमें इंडिकेशन मिले किसके, इम्पेयरमेंट के।
अब यहाँ पे देखिए जब हमने ग्रांट को वापस किया है तो आपका कैरिंग अमाउंट रिवाइज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन आपका रिवाइज हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट हम प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे और यहाँ पे यूजफुल लाइफ वगैरह कोई चेंज नहीं हुई, ठीक। तो डेप्रिसिएशन अगर हम 22 की बात करें तो 44 लाख माइनस एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, 5 लाख डिवाइड बाई आपका 8 ईयर। तो पर एनम डेप्रिसिएशन कितने से आ जाएगा यहाँ पे 44 लाख माइनस आपका 5 लाख, 39 लाख आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट आ गया डिवाइड बाय 8 ईयर, 487,500। तो 31 मार्च 22 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 487,500। 31 मार्च 22 को कैरिंग अमाउंट आ गया आपका 44 लाख, 39,125,500। 22-23 का डेप्रिसिएशन कितने से आ जाएगा, सेम 487,500। तो कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 23 कितने से आएगा 34,25,000, ठीक। अब यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला आगे, 31 मार्च को जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कितने से है, अच्छा हम नेक्स्ट डेट पे गए ना, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट 28 लाख है, तो इंपेयरमेंट लॉस कितने से आ जाएगा सर, इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा आपका 6,25,000। इसे हम क्या करेंगे पी एंड एल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक। हाँ अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस होता तो पहले उसके साथ एडजस्ट करते, ठीक। अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे आएगा, कैरिंग अमाउंट माइनस इंपेयरमेंट लॉस, आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, ये आई थिंक अपने 3 क्वेश्चन हो गए ना यहाँ पे। व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट चार्जिंग ऑफ द मशीन ऑन 31 मार्च 21 आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। 31 मार्च 21 को हमारा बैलेंस आया 29 लाख, लो जी ऑप्शन डी। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन द मशीन फॉर द ईयर एंडेड 22 में कितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे 487,500, ये लो जी। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट ऑन पी एंड एल अकाउंट ऑफ द कंपनी, आपका 625 का इंपेयरमेंट लॉस हम क्या करेंगे पी एंड एल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ये देखिए ये हम क्या करेंगे पी एंड एल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक। 28 लाख आपका कैरिंग अमाउंट आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, ऑन 1 अप्रैल 24 एक साल के बाद द कंपनी एक्सचेंज द मशीन बाई पेइंग कैश ऑफ 2 लाख एंड न्यू मशीन वैल्यूड एट 18 लाख। एक बार यहाँ पे इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे, इससे पहले हम कैरिंग अमाउंट निकाले थे। देखिए 28 लाख क्या था, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आया था, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब वो कह रहा है कि आपकी 4 ईयर बच गई है और एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू नील है। तो 28 लाख माइनस एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो 7 लाख डेप्रीसिएशन आ गया, ठीक। अब डेप्रीसिएशन के बाद जो कैरिंग अमाउंट आएगा वो कितने से आएगा, शुरू आएगा आपका 21 लाख से, ठीक। अब जो 21 लाख से आपका कैरिंग अमाउंट आ गया, हम यहां पे क्या करें असेट को एक्सचेंज कर रहे हैं, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। देखिए क्या होता है, AS 10 ये कहता है कि जब आप असेट को एक्सचेंज करके लेके आएंगे तो आप उस केस में क्या करेंगे, जो आप असेट एक्वायर कर रहे हैं उसे आप फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, प्रोवाइडेड फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई हो, रिलायबल हो और ट्रांजेक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस हो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा तो हम एज्यूम करते हैं कि ट्रांजेक्शन में क्या कॉमर्शियल सब्सटेंस है। तो मैं इसकी एंट्री पास करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमने यहां पे क्या किया, द कंपनी एक्सचेंज द मशीन बाई पेइंग कैश, पेइंग कैश क्लियर लिखा हुआ 2 लाख हमने कैश पे किया और न्यू मशीन की वैल्यू 18 लाख है। तो न्यू मशीन की 18 लाख वैल्यू है, इसका मतलब क्या है वो फेयर वैल्यू की बात कर रहा है। तो यहां पे मैं एंट्री पास करूंगा, क्योंकि दोनों मशीन की अगर फेयर वैल्यू दे रखी है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस असेट को हमने सरेंडर किया उसकी फेयर वैल्यू कंसीडर करते हैं, एक्सेप्ट इन ए केस जिस असेट को हमने ऑब्टेन किया अगर उसकी फेयर वैल्यू मोर रेलिवेंट है, मोर रिलायबल है, मोर रिलायबल लिखा हुआ, ठीक। तो न्यू मशीन अकाउंट डेबिट कितने से आएगी, फेयर वैल्यू से, दैट इज 18 लाख। अब 18 लाख कौन सी वैल्यू मानेंगे, फेयर वैल्यू मान के चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कह रखा, और जो असेट सरेंडर की उसकी फेयर वैल्यू नहीं दे रखी तो असेट ऑब्टेन की फेयर वैल्यू को हम कंसीडर कर लेंगे, प्रोवाइडेड ट्रांजैक्शन कॉमर्शियल सब्सटेंस से, और हम हमेशा मान के चलते, ठीक। 2 क्या आएगा आपका ओल्ड मशीन, इसे हम हमेशा किस पे डीकैपिटलाइज करते हैं सर, बुक वैल्यू पे, कैरिंग अमाउंट पे, दैट इज 21 लाख। और हमने यहाँ पे क्या पे किया है सर, आपने कैश एंड बैंक पे किया है, कितने से कैश एंड बैंक पे किया हमने सर, आपने जो कैश एंड बैंक पे किया है वो पे किया है 2 लाख से। तो अगर आप देखेंगे तो ये 23 लाख हो गया, तो 5 लाख का लॉस आएगा,
अब इंस्टीट्यूट ने यहां पे क्या कर रखा है, अब प्लीज इस एंट्री को पास कर लेंगे। इंस्टीट्यूट ने यहां पे क्या कर रखा, 5 लाख कहीं पे दे नहीं रखा है। हाँ जी, अब इंस्टीट्यूट ने कहीं पे भी यहां पे 5 लाख नहीं दे रखा, इसका मतलब सर इंस्टीट्यूट की साइड से मिस्टेक है। तो इसके लिए ग्रेस मार्क्स की हम रिक्वेस्ट करेंगे इंस्टीट्यूट से, और आपने मेल क्या लिखनी है, उस मेल की ड्राफ्टिंग आपको मिलेगी कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको ड्राफ्टिंग मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और आपने क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ, अगर अभी तक वीडियो शेयर नहीं की तो अपनी वीडियो को शेयर करना है, और सबको बोलना है कि भाई मेल डाल दो, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ठीक, मेरी बात सुनिए ध्यान से अभी यहाँ पे ना। अब हमें यहाँ पे कौन सा आंसर टिक करना चाहिए, देखिए लॉस 8 लाख बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। अब 3 लाख है या 1 लाख है, दोस्त 2 लाख तो हमने कैश पे किया ही किया है, 2 लाख तो हमने क्या किया, कैश पे किया ही किया, ठीक है। तो आपका आंसर सर यहाँ पे कौन सा बनेगा सर, वो तो 5 लाख बनना है। लेकिन अगर इसी में से आंसर सर हमें सेलेक्ट करना पड़े तो देखिए दोस्त, 2 लाख तो आपने कैश पे किया कि तो 5 लाख जाएगा ही जाएगा, 3 लाख तो हो ही नहीं सकता कैसे भी करके ना। तो फिर आप इस पे टिक कर लेना, ठीक है। मैं अभी टाइमिंग के लिए इस पे टिक करा रहा हूँ, हालांकि ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, अप्रोप्रिएट आंसर 5 लाख का लॉस आएगा, ठीक। लेकिन हम इसको टिक कर रहे हैं अभी, चले आगे। जी सर, आइए केस सिनेरियो 3। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 23। सर पहले हम लोग क्या करेंगे, बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सर पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 to आपका 12 लिखा होगा, एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, मतलब एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक है। विच इज द परमानेंट डिफरेंस आइटम एज पर AS 22। डोनेशन परमानेंट डिफरेंस होता है, बिल्कुल बन की बात, केस सिनेरियो पढ़ने की नीड ही नहीं। अच्छा, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन डेप्रिसिएशन अनएडवर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब आपके टाइमिंग डिफरेंस होते हैं, ठीक। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द डेफर्ड टैक्स असेट एज ऑन 31 मार्च 24। आपने क्लोजिंग बैलेंस निकालना डेफर्ड टैक्स असेट का। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट, आपका करंट ईयर में रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स कितना है, ठीक। आइए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड ऑन 31 मार्च 23। ये ओपनिंग बैलेंस दिए हैं, डेफर्ड टैक्स असेट है 120 से। मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ। हाँ जी, और DTL कितने से सर, 210 से। चले जी सर, आइए DTL लिख लिया मैंने, DTL लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखता आगे, डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 12 लाख है, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड कितना 18 लाख है। देखिए मैं डेप्रीसिएशन 12 लाख क्लेम कर रहा हूं, इनकम टैक्स वाले 18 लाख का क्लेम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में मैं डेप्रीसिएशन जब ज्यादा क्लेम करूंगा तो वो डिसअलाउ कर देंगे। अब फ्यूचर में वो डिसअलाउ करेंगे तो फ्यूचर में मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे DTL क्रिएट कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। तो आपका टाइमिंग डिफरेंस कितने से, 6 लाख से। टैक्स रेट कितने से सर, टैक्स रेट है 20% से, तो 20% आपका टैक्स रेट है, तो 120 क्या आ जाएगा आपका DTL आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेड अकाउंटेड इन द बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस, ठीक है, बट पेड ऑन 15 मई। देखिए एज पर सेक्शन 43B कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हमें पेड बेस पे अलाउ होते हैं, जिसमें सर आपका इंटरेस्ट पेड भी आता है। इनकम टैक्स वाले ये कहते हैं कि अगर आपने रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपने क्या किया, इन अमाउंट को पे कर दिया, तो हम आपको अलाउ कर देंगे खर्चा, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स वाले भी इसे करंट ईयर में अलाउ कर देंगे, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल करने से पहले पहले क्या किया, इसकी पेमेंट कर दी है, तो इसके ऊपर नो DT नो DTL बनेगा, ठीक, नो DT नो DTL बनेगा। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर PF contribution expenses disallowed for tax purpose in the year 22-23 but allowed in 23-24। देखिए एम्प्लॉयर PF कंट्रीब्यूशन डिसअलाउ कर दिया था लास्ट ईयर इनकम टैक्स वालों ने। इसका मतलब क्या है कि हमने एक्चुअल बेस पे खर्चा क्लेम किया होगा, इनकम टैक्स वालों ने पेड बेस पे अलाउ करना था, हमने उस टाइम पे क्या किया होगा, इनकम टैक्स वालों ने डिसअलाउ किया, तो वो फ्यूचर में अलाउ करेंगे तो DTA क्रिएट किया होगा। तो आज हम क्या करेंगे, DTA रिवर्स कर देंगे, तो 82,000 इंटू 20% रिवर्सल ऑफ DTA 16,400 रिवर्सल ऑफ DTA, ठीक। एक क्वेश्चन था ना रिवर्सल ऑफ DTA पूछा था आपसे, ये देखिए, लेकिन हो सकता है अगले पॉइंट में कुछ ऐसा आ जाए, अभी वेट कर लेते हैं। अनएमोटाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमने बुक्स में 100% अमाउंट क्लेम कर लिया है,
चार्ज कर लिया, बट इनकम टैक्स में खर्चा डिसअलाउ कर दिया, तो वो फ्यूचर में क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। जब वो फ्यूचर में अलाउ करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, तो इसके ऊपर क्या बनेगा, डीटीए बनेगा, 20,000 आ गया। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीटीए कितने से आ गया, 120 प्लस 20,000 माइनस 16,400, 123,600, और डीटीएल आ गया आपका 3,30,000। ठीक, आई 123,600 आपका क्लोजिंग डीटीए का बैलेंस है, बिल्कुल है सर। डीटीएल का बैलेंस आपका 330 है, बिल्कुल है सर। और मैं रेड पेन से टिक कर दूं, जी सर, ये सी है, ये आपका ए है, और यहाँ पे आपने रिवर्सल का अमाउंट निकाला था 16,400, सी आ गया। टिक करेंगे जल्दी से, चले, हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको डायरेक्ट एमसीक्यू दे रखे हैं। ग्लो लिमिटेड हैड टेकन ए लोन ऑफ 5 लाख इन जून 23। ठीक है जी, ग्लो लिमिटेड ने क्या किया, एक लोन लिया, कितने का, 5 लाख का, जून 23 में। द लोन इज टू बी रिपेड इन 10 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 23। दिसंबर 23 से हम लोग क्या करेंगे, इसे रीपे करना स्टार्ट करेंगे 10 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इसका मतलब 50,000 हम यहाँ पे पे कर देंगे। 50,000 हम कब पे करेंगे, आपका 30 जून 24 को। 31 दिसंबर 24 को हम कितना पे करेंगे, 50,000, और फिर ऐसे हम पे करते रहेंगे। ठीक, डिटरमाइन हाउ द रिमेनिंग लोन विल बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 24 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 13। देखिए 31 मार्च 24 को टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचेगा, 5 लाख में से 50,000 तो पहले पे हो चुका होगा, आपका 450 का बैलेंस बच गया, जिसमें से 1 लाख आपका विद इन 1 ईयर पे होने वाला है। तो ये तो क्या आएगा आपका करंट लाइबिलिटी में, और 350 किस में आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में। अब जो 350 ये लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाएगा, और करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर दिखाएंगे। ठीक, 350 is to be shown under the head long term borrowing and 75,000 is to be no 350 is to be shown under the head long term borrowing, बिल्कुल ठीक है, एंड 1 लाख is to be shown under the head short term borrowing, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ए लिमिटेड बोरोड ₹25 लाख फ्रॉम एबीएन बैंक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, ए लिमिटेड यूज दीज फंड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ के लिमिटेड। अगर हम लोग इस पैसे को इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो सर हम बोरोइंग कॉस्ट को क्या करेंगे, पीनल अकाउंट में चार्ज करेंगे, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू क्वालिफाइड एसेट हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, और बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड अदर देन ऑन क्वालिफाइड एसेट हम क्या करते हैं, पीनल अकाउंट में चार्ज करते हैं। फाइनेंशियल एसेट आपका जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इज ए फाइनेंशियल एसेट, ये आपका क्वालिफाइड एसेट नहीं होती। के लिमिटेड इज इंप्लीमेंटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, तो विद दीज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ए लिमिटेड इन्वेस्टेड 25 लाख इन के लिमिटेड। देखिए ए ने क्या किया है, ए लिमिटेड ने लोन लिया है, ठीक है, उसने के लिमिटेड के इक्विटी शेयर में पैसे लगा दिए। ठीक, तो ए के लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, और के लिए क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, ना कि उसके लिए लोन है। ठीक, एज ऑन 31 मार्च 24 since the said project was not complete, the director of A Limited capitalized the interest on the loan amounting to 2 lakh and thus added the amount of interest to the cost of investment। ए के डायरेक्टर ने क्या किया, जो लोन ले रखा था और पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, उस इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट कोस्ट को कैपिटलाइज कर दिया। बिल्कुल गलत कर दिया, इंटरेस्ट कोस्ट आपका पीएनएल अकाउंट में जाएगी, क्योंकि वो क्वालिफाइड सेट के ऊपर नहीं है। ठीक, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इज नॉट ए क्वालिफाइड सेट। मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 24 इज 24 लाख। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट कंसिडरिंग द अबव फैक्ट एज पर AS 16। सिंस द प्रोजेक्ट इज क्वालिफाइड एसेट, रॉन्ग। इंटरेस्ट पेड इज एक्विजिशन चार्ज, रॉन्ग। A Limited invested in equity share, therefore which is not a qualified asset. Director are wrong to add the interest in the cost of investment, rather it should be charged to P&L account। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, AB contractor undertake a fixed price contract of ₹350 लाख। ठीक है, AB कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, एक फिक्स प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट लिया 350 लाख का। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन एज अंडर, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गया। मटेरियल परचेज 125 लाख है, लेबर चार्जेस 95 लाख है, अनयूज्ड मटेरियल 22 लाख है। इसका मतलब मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया है आपका 103। एस्टिमेट फ्यूचर कॉस्ट टू इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कितने से आपका 105 से। ठीक, देखिए 103 मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, लेबर चार्जेस 95 आपका इनकर्ड हो चुका है, और एस्टिमेट फ्यूचर कॉस्ट सर आपकी कितनी है 115 है।
पेमेंट रिसीव्ड एज पार्ट पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख है। मशीनरी यूज फॉर 4 ईयर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, एक मशीन जो कॉन्ट्रैक्ट 4 ईयर के लिए यूज होगी। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 210 लाख, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 20 है, ठीक। व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सर उसने ना आपसे प्रॉफिट और लॉस पूछा है, ठीक। तो एक बार चेक करते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड लॉस होगा तो उसका कुछ हिस्सा क्या बनता है, आपका लॉस रिकॉर्ड होता है और कुछ प्रोविजन क्रिएट होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट और लॉस पूछा है, अगर एक्सपेक्टेड लॉस है तो हम पूरा अमाउंट जो लॉस का आएगा उससे पेनल अमाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक है। हालांकि उसका बाइफिकेशन होता है, बट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइफिकेशन की नीड नहीं है, ठीक। ये कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, और डेप्रिसिएशन 1 साल मतलब 4 साल का सर आप क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पार्ट मान के चलेंगे, ठीक है। तो 210 डिवाइड बाय 20 ईयर इंटू 4 ईयर, ये डेप्रिसिएशन बनेगा टोटल, ठीक। तो 103 प्लस 95 प्लस 42 प्लस 115, टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो आपका कंप्लीट होगा वो 355 की कॉस्ट पे कंप्लीट होगा, और 350 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो 5 आपका एक्सपेक्टेड लॉस आ गया। तो उसका हम क्या करेंगे, कुछ हिस्सा लॉस रिकॉर्ड करेंगे, कुछ प्रोविजन क्रिएट करेंगे, तो टोटल लॉस सर आपका जो पेनल अकाउंट में चार्ज होगा वो आपका 5 लाख आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 24। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, AS20 का क्वेश्चन है। XYZ लिमिटेड ने क्या किया, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, पर्टिकुलर्स आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31,20,000 है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आपका 10 का एक शेयर है, 8 लाख है। क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, डायग्राम बनाते हैं। 1 अप्रैल 23, 31 मार्च 24, ठीक। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 31,20,000 है। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 24 कितने से आपका 8 लाख से, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग अपने 8 लाख है, और हमें PAT कैलकुलेट करके दे दिया 3120। आगे देखिए, एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ द वन इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर आपका 25 है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन कितने से 80,000 से। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर अंडर ईसोप कैसे निकलेंगे, आपका ईसोप माइनस नंबर ऑफ ईसोप इनटू एक्साइज प्राइस डिवाइड बाय आपका एवरेज फेयर वैल्यू, ठीक। एक्साइज प्राइस फॉर द शेयर अंडर ऑप्शन कितने से आपका 20 से, तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितने आ जाएंगे 20 डिवाइड बाय 25। ये रिसोर्स अभी आने हैं, तो 16,000 आपके क्या बन जाएंगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन जाएंगे, ठीक है। ये मैंने वैसे कैलकुलेट कर लिया, अभी देखते हैं इसका कहाँ पे कैसे यूज करना है, ठीक। 12% डिवेंचर 100 का एक है, और इस डिवेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 4 इक्विटी शेयर, 30 लाख अमाउंट आ गया। और इक्विटी शेयर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे 30,000 इंटू 4, 120 आपके क्या बन गए, पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन गए, ठीक। टैक्स रेट आपका 30% है। द कंपनी इशूड 1 इक्विटी शेयर एज बोनस फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अक्टूबर 23। 1 अक्टूबर 23 को जितने भी शेयर आउटस्टैंडिंग थे उसके ऊपर क्या दिया गया था, बोनस शेयर दिए गए थे, किस रेशो में, 1:5 के रेशो में, ठीक। आगे देखिए, इट फर्दर इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एज ऑन 1 जनवरी 24। कंपनी ने क्या किया, 1 जनवरी 24 को आपका पब्लिक इशू कर दिया 2 लाख शेयर का, ठीक है। अगर पब्लिक इशू तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल बेस पर कंसीडर करेंगे, और अगर बोनस शेयर तो हम उसे क्या करेंगे, पूरे साल के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक। फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी आपका एंड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऑन 31 मार्च 24, राउंड ऑफ योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक। देखिए बात सुनिए ध्यान से ना, क्वेश्चन है हमसे BPS और DPS मांगी। BPS का फॉर्मूला क्या है, आपका अर्निंग एट्रिब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि हमें कैलकुलेट करके क्वेश्चन ने दे रखा है, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर। वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ओपनिंग बैलेंस दिए जाते हैं और ड्यूरिंग द ईयर जो शेयर इशू होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे सर इन्होंने क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। तो 8 लाख शेयर यहाँ पे, 2 लाख आपने पब्लिक इशू यहाँ पे किया, इसका मतलब सर यहाँ पे शेयर कितने थे, 6 लाख थे। अब देखिए, अगर हमने 5 वालों को 1 बोनस शेयर दिए तो आफ्टर बोनस शेयर कितने शेयर हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो 6 लाख इसमें बोनस शेयर भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे सर बोनस शेयर कितने आएंगे, 6 लाख। 1 बोनस शेयर दिया 5 के बदले में, और क्योंकि बोनस इसके अंदर इंक्लूड है तो 1 6 हो जाएगा, 1 लाख आपके बोनस शेयर आ गए, तो ओपनिंग बैलेंस कितने से आ गया आपका 5 लाख से, ठीक। अब यहाँ पे 2 वे कैलकुलेशन की, नंबर ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करने के 2 वे हैं। एक तो देखिए 5 लाख शेयर आपके पूरे साल आउटस्टैंडिंग है, 1 लाख बोनस शेयर हम क्या करेंगे, शुरू से इशू मान के चलेंगे, और जो 2 लाख आपने शेयर इशू किए हैं वो कब इशू किए, 1 जनवरी को, तो 3 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे 5650 आ गया। या दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, देखिए जो आपके पास 5 लाख शेयर है
वो प्लस बोनस शेयर हम स्टार्टिंग से मान के चलेंगे तो 6 लाख शेयर आपके पास स्टार्टिंग से थे आपके पास 9 मंथ तक, क्योंकि 9 मंथ के बाद सर आपने 2 लाख शेयर और इशू कर दिए, तो 9 मंथ के हिसाब से सर ये 450 आ जाएगा, और 8 लाख शेयर सर आपका 3 मंथ के हिसाब से 2 लाख, तो 650 आ गया। ठीक, चले, हाँ जी सर। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो पीएटी क्या बन गया? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर, सर आपका ये आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। ठीक, अब चलते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। देखिए, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में हम बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल इक्विटी शेयर को। यहाँ पे कितने पोटेंशियल इक्विटी शेयर है? सर यहाँ पे 2 पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। एक तो आपके डिवेंचर है कन्वर्टेबल, जिसके बदले में हमें 120 इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, और एक आपके ईसोप है। ठीक, अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी नेचर डाइल्यूटेड है, एंटी डाइल्यूटेड है। इसके लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई पोटेंशियल इक्विटी शेयर, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे सर 16,000 पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। ठीक है, ईसोप के केस में। सेकंड, हम इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उनका अर्निंग पे क्या इफेक्ट है और उनका नंबर ऑफ शेयर पे क्या इफेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने उसे कैलकुलेट कर लिया, इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर को। ठीक है, इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो ईसोप का अर्निंग पे 0 इंपैक्ट है, नंबर ऑफ शेयर पे 16,000 आ जाएगा। ठीक है, नील इंपैक्ट आ गया। 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर में अगर आप देखेंगे तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे? इंटरेस्ट देना बंद कर देंगे 12% के हिसाब से, 360 का अमाउंट आ गया। इसके ऊपर 30% आपको टैक्स की बचत होती है, तो -30%, 252 का अमाउंट अर्निंग पे आ गया इंपैक्ट, और 120 आपका नंबर ऑफ शेयर पे इंपैक्ट आ गया। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कितने से आ गया? 2.1 से। तो हम लोग क्या करते हैं सर, जिसकी इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कम होती है उसे पहले कंसीडर करते हैं। ठीक है, चले जी सर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? टेस्ट करेंगे कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसके नीचे डाइल्यूटेड है, एंटी डाइल्यूटेड है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू ऑर्डिनरी ऑपरेशन की इनकम को कंसीडर करेंगे। इस क्वेश्चन में सर डिसकंटिन्यू या आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वगैरह इनकम नहीं है, तो सेम अमाउंट आ जाएगा 3120 डिवाइड बाई 650। अब पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट लगा के देखा तो दोनों के नेचर क्या आ गई? डाइल्यूटेड आ गई। ठीक, पहले हम क्या करेंगे? ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका अर्निंग पे इंपैक्ट 0 आना है जबकि नंबर ऑफ शेयर इशू होने हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब यहाँ पे देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर गिर रही है, इसका मतलब दोनों के नेचर क्या? डाइल्यूटेड है, तो दोनों कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट ऐड कर दिया, ये वेटेड एवरेज ऑफ शेयर आ गया आपके, और ये आपकी पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कंसीडर करके हमने क्या किया? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर लिया। ठीक, चले आगे जी सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS 19 का क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, एक रिपीटेड क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जे लिमिटेड अवेल्ड एन इक्विपमेंट ऑन लीज फ्रॉम के लिमिटेड। जे ने क्या किया? एक इक्विपमेंट लिया लीज पे के से। द कंडीशन ऑफ द लीज टर्म आर एज अंडर, ये लीज टर्म की कंडीशन है। लीज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 20 फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 6 ईयर। जो लीज है वो स्टार्ट हुआ है, एक सेकंड के लिए मैं पानी पी लूँ एक बार जी सर, क्योंकि वो एंटीबायोटिक खा रखी ना, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा बीच बीच में ना। लीज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 20 for a period of 4 year and useful life of the equipment is 6 year. Both the cost and fair value of the equipment are आपका 12,50,000। ठीक है, the equipment revert back to the lessor on termination of the lease। देखिए, आप अगर एक मशीन के लेसर हो और आप 4 साल के बाद मशीन को वापस ले रहे हो, ठीक है, तो आप एटलीस्ट क्या करोगे? जो आपकी असेट की कॉस्ट है, जो फेयर वैल्यू है, उसकी रिकवरी करोगे नहीं करोगे? सर बिल्कुल रिकवरी करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे लीज रेंट नहीं बताया, लेकिन हमें ये बता दिया कि 4 साल के बाद ना जो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू रहेगी ना, वो 120 है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि 1250 की आपको रिकवरी करनी है, 120 आपको असेट से मिल जाएंगे 4 साल के बाद, तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक, द अमाउंट विल बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। ठीक, आपका 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे होना है। IRR आपका 8% है। प्रेजेंट वैल्यू 1 का 4th ईयर के बाद 8% के हिसाब से सर आपको 0.735 है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितने से आ गई? 120 इंटू 0.735, सर 88,200 इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो 1250 माइनस 88,200, तो 11,61,800 का अमाउंट क्या है? हम एटलीस्ट इतनी रिकवरी करेंगे लीज रेंट से। ठीक जी सर, तो जो लीज रेंट होगा उसकी पीवी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। अब ये हम लोग लीज रेंट चार्ज करेंगे, ये फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है। तो अगर परसेंटेज देखें तो आपका ये कितने परसेंट है? 92.944%। देखिए, AS 19 ये कहता है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट
आपका सब्सटेंशियल इक्वल टू आपका फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है, तो फाइनेंशियल लीज माना जाएगा। अब यहाँ पे 90% को हम सब्सटेंशियल इक्वल मान के चलते हैं, तो सर अगर ये 90% से ज्यादा होती है, कौन सी लीज बन गई? फाइनेंशियल लीज बन गई। ठीक, एक पैरामीटर और देखिए, एसेट की यूजफुल लाइफ क्या है? 6 ईयर है, और लीज पीरियड क्या है? 4 ईयर है। कहता है अगर लीज पीरियड इज सब्सटेंशियल इक्वल टू आपका इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, तो उस केस में भी वो कौन सा लीज बन जाएगा? फाइनेंशियल लीज बन जाएगा। तो दोनों पैरामीटर क्वालिफाई होते थे, कौन सी लीज बन गई? फाइनेंशियल लीज बन गई। ठीक, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? आपने एक तो लीज को बताना कि वो ऑपरेटिंग है, फाइनेंस हमने बता दिया। कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का मतलब क्या होता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि असेट के अगेंस्ट हमें अल्टीमेट कितने पैसे मिलेंगे? लीज रेंट के रूप में, जीआरवी के रूप में और यूजीआरवी के रूप में। ठीक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये अमाउंट हमें मिलेगा लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो अगर ग्रोस अप करना तो इसे क्या करेंगे? एनओटी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल लीज रेंट आ जाएंगे। ठीक, 350,785 वन लीज रेंट है, 4 लीज रेंट मिलेंगे और 120 हमें मिलेगा आपका लीज पीरियड के बाद अमाउंट। तो टोटल अमाउंट 1523,110 मिलेगा, जिसकी पीवी से 1250 है, नेट इन्वेस्टमेंट आपका 1250 है। तो डिफरेंस आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ गया। चलें अच्छी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सी एएस 15 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान? आप इसको एक बार रीड कर लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। सर पूरा ही बता दो ना? चलो पूरा बता देता हूँ। देखिए, जितने भी वो बेनिफिट होते हैं जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, उसे हम पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट बोलते हैं। ठीक, वो दो टाइप के होते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में बेसिकली क्या होता है? जो एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करने की। ठीक, तो जो पैसा उसे कंट्रीब्यूट करना था वो कंट्रीब्यूट करेगा, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है, खत्म हो जाती है, और फंड से जो भी आपका इंक्रीज डिक्रीज होगा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका एम्प्लॉय की होती है। ठीक, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में बेसिकली क्या होता है? एम्प्लॉय जो है वो कंपनी से पैसा क्लेम करता है, ठीक, रिटायरमेंट के बाद ना। अब कंपनी क्या करेगी? रिटायरमेंट के बाद जो उसे पैसा देना पड़ेगा उसका एस्टिमेट लगाएगी और उसे एनुअली क्या करेगी? सर एलोकेट करके रिकॉर्ड करेगी, उसे हम बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट आपका ऑब्लिगेशन। ठीक, अब जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है उसमें कंट्रीब्यूट करना कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन कंपनी क्या करती है? फ्यूचर को सेव करने के लिए ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर देती है। ठीक, तो जो पैसा वो कंट्रीब्यूट करती है उसे हम बोलते हैं प्लान एसेट। क्या बोलते हैं? प्लान एसेट। और हम बेसिकली क्या करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट दिखाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन लायबिलिटी अमाउंट है, उसमें से हम क्या करते हैं? उसमें से हम प्लान एसेट माइनस करके दिखाते हैं। ठीक, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लान है वो अमेंड हो जाती है और उसमें जो वेस्टिंग पीरियड है उसको हम पास सर्विस कॉस्ट बोलते हैं, और जो अभी वेस्टिंग अनवेस्टेड पीरियड उसे हम बोलते हैं अनएमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट। ठीक, तो अनएमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट मतलब पास सर्विस कॉस्ट जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, उसको हम एंट्री पास करते हैं अनएमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट या पास सर्विस कॉस्ट टू आपका पीवी ऑफ डीबीओ। तो उसका इंपैक्ट पीवी ऑफ डीबीओ में आ जाता है। तो हम लोग बेसिकली बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? पीवी ऑफ डीबीओ माइनस प्लान एसेट माइनस सर आपका अनएमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट। ठीक, तो जो बैलेंस बचता है उसे हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि हमने पैसा ना कंट्रीब्यूट ज्यादा कर देते हैं हम लोग ना, तो प्लान एसेट का बैलेंस ज्यादा आ जाता है। अगर प्लान एसेट का बैलेंस ज्यादा आ जाता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सर उसे असेट साइड में दिखाएंगे, और जब हम उसे असेट साइड में दिखाएंगे तो प्लान एसेट का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हमें आगे फ्यूचर में पैसा कम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या हम पैसा रिफंड ले लेंगे। अगर असेट का बैलेंस ज्यादा है तो उस केस में एएस 15 क्या करता है? एक असेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट लगाता है, जो ये कहता है एएस 15 ये कहता है कि जो भी आपकी प्लान असेट या अनएमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ पीवी ऑफ डीबीओ है, ठीक, आप उसका कंपैरिजन करेंगे उस अमाउंट के साथ जितना आप उसमें से रिफंड कर सकते हैं, और जो भी लोअर अमाउंट होगा उतनी के आप असेट दिखाएंगे। ठीक, चलिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितने से? यहाँ पे आपका 36 से। फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान असेट 38.5 है, और पास सर्विस कॉस्ट नोट येट रिकॉग्नाइज 7.5 है। तो अगर हम यहाँ पे बैलेंस निकाल लें लाइबिलिटी का, नेट 36 माइनस 38.5 माइनस 7.5, तो 10 की असेट आ गई आपकी। ठीक, अब हम इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? आपका प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर रिफंड फ्रॉम द प्लान 6, तो जो लोअर होगा हम उसे क्या करेंगे? एज एसेट रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे जो असेट रिकॉर्ड होगी वो आपकी कितने से हो जाएगी? 6 लाख से रिकॉर्ड हो जाएगी। चले आगे जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आईआर का क्वेश्चन है, इसके एक पॉइंट में दिक्कत है, और जब वो पॉइंट आएगा तो मैं उस पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करूंगा, साथ में उसके अल्टरनेटिव आंसर बताऊंगा। हालांकि मैंने पूरा क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करना, पूरा सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करना, तो उस पॉइंट को मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे क्या अल्टरनेटिव पॉसिबल हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जो अल्टरनेटिव आपके साथ डिस्कस करूँ उससे ज़्यादा अल्टरनेटिव भी पॉसिबल हो। ठीक, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके माइंड में कोई भी अल्टरनेटिव और है तो आप मेल में उस अल्टरनेटिव को भी ऐड कर देना। ठीक,
एच लिमिटेड इज इंकरिंग लॉसेस ड्यू टू एडवर्स मार्केट कंडीशन। एच लिमिटेड ने क्या किया है, आपका लॉस इनकर किए हैं एडवर्स मार्केट कंडीशन की वजह से, ठीक है। इट डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। इसने डिसाइड किया कि वो ये क्या करेगी, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करेगी। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 24 इज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दी थी। सब्सिक्वेंट टू अप्रूवल बाय द कोर्ट एंड ऑल इंटरेस्टेड पार्टी द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज एग्री। ठीक, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने एक तो एंट्री पास करनी है और आपने क्या करना है, शेयर कैपिटल का नोट बनाना है। ठीक, आई पहले एंट्री पास करते हैं। देखिए, अनकोल्ड कैपिटल इज टू बी कोल्ड अप इन फुल। यहां पे अगर आप देखेंगे तो अपने पास तीन कैपिटल है, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड, इक्विटी शेयर आपका पार्टली पेड अप और आपका प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक, तो क्वेश्चन ने हमें बोला है कि आपने क्या किया, अनकोल्ड कैपिटल को कोल्ड अप कर लिया है। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इन इक्विटी शेयर की, जो कि आपके पार्टली पेड अप है। तो 25,000 इक्विटी शेयर है। टू के हिसाब से सर आप क्या करेंगे, कॉल मंगाएंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉल का पैसा ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 इंटू 2 और फिर बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। द आगे एंड सच शेयर एंड अदर फुल्ली पेड अप शेयर। अब सच शेयर का मतलब क्या है, जिनकी हमने कॉल मंगाए उन शेयर के बारे में बात कर रहा है, 25,000 शेयर के बारे में बात कर रहा है। एंड अदर फुल्ली पेड अप शेयर जो 50,000 शेयर है, टू बी रिड्यूस टू 5%। टू लिखा है, टू बी रिड्यूस 2 रुपीज लिखा है। इसका मतलब क्या है, आपका फेस वैल्यू में रिडक्शन। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000 इंटू 10 आपका 750 टू इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 75,000 इंटू आपका 5 375 टू कैपिटल रिडक्शन आपका 375। चले जी सर, आगे बढ़ते हैं। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल एक्सेप्ट रिडक्शन ऑफ 2.5 पर शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो रिडक्शन एक्सेप्ट करेंगे कितने की, 2.5 की। हालांकि यहां इस लैंग्वेज से पेड वैल्यू रिडक्शन है, लेकिन आगे उसने बोल दिया एक्सचेंज द रेट ऑफ द डिविडेंड इज इंक्रीज टू 9%। अगर रेट ऑफ डिविडेंड चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका नई फेस वैल्यू के आपको शेयर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख से टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 7.5 के हिसाब से 225 और टू कैपिटल रिडक्शन आपका 75,000 से। ठीक जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखिए, एरियर ऑफ डिविडेंड का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एरियर ऑफ डिविडेंड का मतलब है कि हमने लायबिलिटी को अभी रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। जो भी अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा उतना हमारा लॉस से कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करते हैं। ठीक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल फॉरगो देयर क्लेम ऑफ डिविडेंड फॉर 1 ईयर एंड 1 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच इज टू बी इशूड फॉर द रिमेनिंग एरियर ऑफ डिविडेंड। यहां पे देखिए सर, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आपके 30,000 है और एक शेयर कितने का है सर, 10 का, तो 3 लाख का अमाउंट आ गया जी सर। 3 लाख इंटू 8% आपका 24,000 का एक साल का डिविडेंड आ गया, 3 साल का डिविडेंड आपका 72,000 आ गया। अब क्वेश्चन ने हमें बोला है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो आपका क्लेम ऑफ डिविडेंड जो एक साल का है उसे भूल जाएंगे। इसका मतलब सर अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को लायबिलिटी होल्डर एक्सेप्ट क्लेम नहीं कर रहा तो सर हम उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो बैलेंस 2 ईयर का जो आपका एरियर ऑफ डिविडेंड है उसका हमने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू कर दिया। तो 24,000 एक साल का एरियर ऑफ डिविडेंड है इंटू 2 48,000 हम एंट्री पास करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से 48,000 से। ठीक, चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स होल्ड 10% डिवेंचर फॉर 250। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से यहाँ पे एक बात देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन ने हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी 450 से। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट पे जाएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में 10% डिवेंचर दे रखे हैं और आगे क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ, एक बार चेक कर लेना। आगे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दे रखा, अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर दे रखा है। तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट इसके ऊपर आ गया। अब 250 के डिवेंचर मिस्टर एक्स के पास है तो 25,000 का उसका इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक, हालांकि क्वेश्चन आगे बोल रखा है, ना भी बोलता तो भी हम क्या करते, कैलकुलेट कर लेते। ठीक, मिस्टर एक्स होल्ड 10% डिवेंचर ऑफ फॉर 250। ठीक है, ही इज ऑल्सो क्रेडिटर ऑफ 50,000। ठीक है, ही एग्रीड टू कैंसल 50% of his total debt including interest on debenture, pay 20,000 to the company and receive new 12% debenture for the balance amount। यहाँ पे आपका 2-3 अल्टरनेटिव एंट्री पास हो सकती है, लेकिन कंक्लूजन ये आएगा कि जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 50% उसका कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, 50% के बराबर क्या जाएगा, डिवेंचर इशू होंगे और 20,000 जो उसने कंपनी को पे किए उसके बदले में भी क्या होगा, न्यू डिवेंचर इशू होंगे। आइए हम क्या एंट्री पास करेंगे, आपका 10% डिवेंचर 250 से
क्रेडिटर 50,000 से, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर 25,000 से, तो 250 प्लस 50,000 प्लस 25,000, इसके 50% का क्लेम रिड्यूस हो जाएगा, 162,500 कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा। बैलेंस के लिए हमने क्या किया, डिबेंचर इशू कर दिए। ठीक जी सर। और 20,000 के हमने अलग से डिबेंचर इशू कर दिया। आप चाहो तो इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हो, चाहो तो एक अल्टरनेटिव एंट्री क्या बन सकती है, इन तीनों को डेबिट करके टू ड्यू टू मिस्टर एक्स, फिर ड्यू टू मिस्टर एक्स टू कैपिटल रिडक्शन टू 12% डिबेंचर। ठीक, आप चाहो तो सर उस एंट्री में एक एंट्री ड्यू टू मिस्टर एक्स करके फिर उसी में बैंक में मर्ज कर सकते हैं। अल्टीमेट कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन अल्टीमेट क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन आपका 162,500 में जाएगा, 182,500 के आपके डिबेंचर इशू होंगे और 20,000 आपके बैंक में आएगा। ठीक, चलें जी सर। आइए पॉइंट नंबर 5 में इशू है, मैं इसको एक अभी टाइमिंग के लिए होल्ड कर रहा हूं। ठीक, क्योंकि इस पॉइंट से एक पॉइंट और रिलेटेड है। ठीक, द टैक्सेशन लायबिलिटी इज टू बी सेटल्ड एट 120 में हमने क्या किया, टैक्स की लायबिलिटी सेटल कर दी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितने से, 1 लाख से, प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख से, टू टैक्स लायबिलिटी 120 से, कैपिटल रिडक्शन में 20,000 आपका डेबिट हो जाएगा। ये देखिए, चलें जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज 250, इन्वेस्टमेंट इज टू बी ब्रोट टू देयर मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 250 की मार्केट वैल्यू है और उससे में ब्रोड करना है उसकी मार्केट वैल्यू तक। तो इन्वेस्टमेंट का जो कैरिंग अमाउंट है वो आपका कितने से है सर, 280 से, 30,000 आपका कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। मैं एक साथ एंट्री टिक करा दूंगा। ठीक है, इन्वेंट्री इक्वल टू 1 लाख एट बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अब क्रेडिटर कितने के सर, ट्रेड पेबल टोटल 130 के, 130 के ट्रेड पेबल है, जिसमें से क्या हुआ है 80,000 जो है, सॉरी 50,000 जो है सर वो मिस्टर एक्स के पास थे, उसका क्लेम सेटल हो गया, तो 80,000 के क्रेडिटर बच गए, उन्होंने 1 लाख की इन्वेंट्री ली है, तो 20,000 सर क्या हो जाएगा, अपने को नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा सर, क्योंकि 20,000 जो है ज्यादा की इन्वेंट्री चली गई है। ये देखिए, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, टू क्या आ जाएगा आपका इन्वेंट्री। ठीक, चलें जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 1 लाख की इन्वेंट्री चलेगी तो बैलेंस इन्वेंट्री में कितना बच गया सर, इन्वेंट्री का बैलेंस यहां पे 20,000 बच जाएगा। एक बार मैं इसको लिख देता हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है। बैड डेट का प्रोविजन 2% से क्रिएट करना, तो टू ट्रेड रिसेबल आ जाएगा 2% से। कितना ट्रेड रिसेबल आपका 230 तो 4600 आ गया। ठीक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक, प्लांट एंड मशीनरी को आपने रिटर्न डाउन करना 20% से, तो प्लांट एंड मशीनरी में सर आपका 150 का बैलेंस आ जाएगा। आइए मैं एक बार इस एंट्री को टिक करा देता हूं आपको। ये देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया, और प्लांट एंड मशीनरी आ गई, कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस आ गया। ठीक है, चलें जी सर। आइए अब एक पॉइंट और डिस्कस करके उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बल्कि मैं डायरेक्ट उसी पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि अब बाकी चीजें ना उसी पॉइंट से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 5 पे आएंगे अब आपने, द रिमेनिंग क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। देखिए डिवेंचर कितने के थे टोटल सर, 450 के, 250 के मिस्टर एक्स के पास थे, 2 लाख के बच गए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सर 20,000 बच गया। ठीक, तो डिवेंचर होल्डर इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक, इस बी रिड्यूस टू 60%, वो 60% तक रिड्यूस हो गए हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 40% से वो रिड्यूस हो गए हैं, तो 88,000 का अमाउंट कहां पे जाएगा, आपका कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। ठीक, इस लैंग्वेज का ये मीनिंग है। आगे क्वेश्चन ने बोला इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, रिडक्शन के कंसिडरेशन में द डिवेंचर होल्डर आर टू रिसीव 9% डिवेंचर 9% प्रेफरेंस शेयर एट न्यू फेस वैल्यू। जो आपका रिडक्शन है उसके बदले में डिवेंचर होल्डर ने क्या किया, न्यू 9% प्रेफरेंस शेयर ले लिए। अब मैं आपको बता दूं यहां पे बेसिकली क्या होना चाहिए था, इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन द बैलेंस ऑफ डिवेंचर होल्डर, ऐसा वर्ड होना चाहिए था टेक्निकली ना, क्योंकि जो अमाउंट रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस हो गया। अब क्योंकि इन्होंने यहां पे जब बैलेंस ऑफ द डिवेंचर होल्डर वर्ड ऐसा कुछ वर्ड नहीं लिखा, तो यहां पे एक तो एजम्पशन ये आ सकती है कि जो 88,000 वो रिड्यूस हुआ ही नहीं है, बल्कि उसके बदले में क्या किया, प्रेफरेंस शेयर इशू हो गए हैं।
एक एजम्पशन ये आ सकती है कि जो ये बैलेंस तो रिड्यूस हो गया, जो बैलेंस बच गया ना आपका 132 का बैलेंस बच गया, उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे दो अल्टरनेटिव बन सकते हैं। आपने इंस्टीट्यूट को मेल लिखनी है, मेल की ड्राफ्टिंग आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी अल्टरनेटिव हमने फॉलो कर रखा हमें उसके बेस पे मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज में दिक्कत है। और इसकी वजह से सर आगे पॉइंट में दिक्कत आ गई फिर ना। सर आगे क्या दिक्कत आ गई, देखिए पॉइंट नंबर 11 पढ़िए एक बार ना। द कंपनी विल फर्दर, मैंने यहाँ पे भी अल्टरनेटिव करा रखे हैं आपको, ठीक है, और मैं आपको बता दूं और भी अल्टरनेटिव पॉसिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दिस लैंग्वेज, ठीक। द कंपनी विल फर्दर इशू 12% डिवेंचर फॉर सच अमाउंट विच इज सफिशिएंट टू पे ऑफ बैंक ओडी। कंपनी 12% के और डिवेंचर इशू करेगी जो कि सफिशिएंट होंगे बैंक ओडी को पे करने में, एंड अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एंड मेंटेन इट्स कैश एंड बैंक बैलेंस 85,000। कैश एंड बैंक बैलेंस को 85,000 मेंटेन किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बैंक ओडी को पे किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमने ये एजम्पशन ले ली है कि इसमें से 40% तो आपके खत्म हो गए और 60% के बदले में हमने क्या किया, प्रेफरेंस इशू कर दिए, तो जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो तो बचा ही नहीं। यहां देखिए आपका अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में अगर आप देखेंगे, अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर, सर 25,000 खत्म हो गया था, 20,000 में से क्या हुआ, 8,000 तो रिड्यूस हो गया और बाकी 12,000 सेटल हो गया, तो सर वो अमाउंट आएगा ही नहीं। और अगर हम ये एजम्पशन लेते हैं कि 88,000 के बदले में जो रिड्यूस हुआ बैलेंस, उसके बदले में हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो यहाँ पे सर एक तो क्या आएगा, फ्रैक्शन ऑफ शेयर आ जाएगा, और आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 12,000 जो बच गया, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अलग से, ठीक। चलिए जी सर, आइए मैं ये दोनों बातें अभी आपको टिक कराऊंगा। आगे देखिए क्वेश्चन लिखता है, द अमाउंट अवेलेबल बाय द स्कीम शैल बी यूटिलाइज्ड इन रिटर्न ऑफ गुडविल, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री। अब यहां पे क्या है, अगर मैं 88,000 को यहां पे रिड्यूस करके चलता हूं तो फिर सर क्या होगा, 88,000 कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, उसकी वजह से सर उसका इंपैक्ट आएगा। और अगर मैं यहां पे सर 88,000 को सेटल करता हूं, मतलब रिड्यूस ना करके सिर्फ उसको डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर देता हूं इंक्लूडिंग कैश फ्रैक्शन, जो मैं आपको अभी कैलकुलेट कराऊंगा, तो उस केस में सिर्फ क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन में उसका अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो अल्टरनेटिव कराए हैं, और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई और अल्टरनेटिव भी हो, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन में ही दिक्कत है, क्वेश्चन में ही दिक्कत है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप। हमने पहला अल्टरनेटिव क्या लिया, 10% डिवेंचर इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन टू 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, ठीक। मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ, क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ, आइए रेफर नोट। रेफर नोट में अगर आप देखेंगे, इट इज एज्यूम दैट द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द डिवेंचर होल्डर हैज बीन सेटल्ड बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस से, हाउएवर मोर अल्टरनेटिव आंसर मे आल्सो बी पॉसिबल। तो मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ कि यहाँ पे अल्टरनेटिव आंसर भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चलिए जी सर, तो उस केस में सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या क्या होगा, कैश एंड बैंक में देखिए ओपनिंग बैलेंस नहीं था, इनकम टैक्स की लायबिलिटी हमने पे की, बिल्कुल पे की सर, बैंक ओडी हमें पे करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मैंने बैंक ओडी पे करके दिखा दिया है, ठीक है जी सर। ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो अपने पास कैश का बैलेंस नहीं है, ठीक। ये फाइनल कॉल से पैसा है, ये हमने 12% के डिवेंचर इशू किए थे मिस्टर एक्स को, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, 2 लाख के हमने यहाँ पे डिवेंचर इशू कर दिए। और कैपिटल रिडक्शन का क्या सीन रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गई, ड्यू फ्रॉम मिस्टर एक्स आ गया, 88,000 सर ये वो बैलेंस आ जाएगा जो आउटस्टैंडिंग रिमेनिंग था आपका 220 का 40%, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका ये आ गया, आपका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने क्या किया है, एरियर ऑफ डिविडेंड पे किया। बल्कि मैं एक काम करूं, इसको एक एक करके टिक करा देता हूं, 1 मिनट लगेगी, ठीक है। देखिए 375 आ गया जी सर, 225 नहीं 75,000 आ गया जी सर, 48,000 आ गया, ये देखिए। उसके बाद 48 के बाद हम चलते हैं आगे, 162,500 आ गया और 88,000 आ गया, ठीक। उसके बाद 88 के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये 20,000 आ गया जी सर, ये 20,000 आ गया, ये आपका 427,900 में ये आपका, एक सेकंड पहले ये बैलेंस आएगा ना, 30,000, 4,600 और 150, 30,000, 4,600, 150, ठीक है। अब पहले गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, फिर P&L अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे, फिर बैलेंस इन्वेंट्री को राइट ऑफ करेंगे, जो बैलेंस बच जाएगा उसे कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। एक अल्टरनेटिव ये आएगा। अगर इस अल्टरनेटिव के बेस पे चलते तो शेयर कैपिटल अपनी कितनी आएगी, ये इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 132 की हमने इशू कर दी, ठीक। सेकेंड अल्टरनेटिव क्या बन सकता है, हम ये एज्यूम करेंगे कि जो भी रिडक्शन है उसके लिए हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, तो उस केस में क्या होगा, 88,000 के प्रेफरेंस शेयर अगर आप देखेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, ये कैश में सेटल कर देंगे और ये नंबर ऑफ शेयर इशू कर देंगे। अब इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर भी बच जाएगा, उसको हमें पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सर फिर अकॉर्डिंगली बैंक के बैलेंस में चेंज आ जाएगा,
और अकॉर्डिंगली सर क्या होगा, यहाँ पे वो 88,000 नहीं आएगा, जिसकी वजह से कैपिटल रिजर्व का बैलेंस चेंज हो जाएगा। ठीक, ये एक अल्टरनेटिव पॉसिबल हो सकता है। इट मे हैपन कि और भी अल्टरनेटिव पॉसिबल हो, तो आपके माइंड में अगर कोई और भी अल्टरनेटिव हो तो आप इंस्टीट्यूट को मेल जरूर करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो शेयर कैपिटल में सर ये वाला आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन थर्ड का ही आपका AS29 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। आइए पढ़ते हैं। एन इंजीनियरिंग गुड्स कंपनी प्रोवाइड आफ्टर सेल वारंटी फॉर 2 ईयर टू इट्स कस्टमर। इंजीनियरिंग गुड्स कंपनी क्या करती है, आफ्टर सेल वारंटी देती है 2 साल की कस्टमर को। बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग पॉलिसी फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर वारंटी ऑन द इनवाइस अमाउंट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड। ठीक, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कंपनी क्या करती है, पॉलिसी फॉलो करती है वारंटी के प्रोविजन की इनवाइस अमाउंट पे रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड। देखिए अगर आपका वारंटी पीरियड 1 साल से कम बचा हुआ है तो 2.5 का प्रोविजन आएगा, अगर आपका मोर देन 1 ईयर तो 4.5% प्रोविजन आएगा। ठीक, कंपनी हैज रेज्ड इनवाइस एज एंटर। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, हम हमेशा पहले क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते प्रोविजन का, उसका कंपेरिजन ओपनिंग बैलेंस के साथ करते हैं, जो डिफरेंस आता है उसे P&L अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं। ठीक, ये इनवाइस डेट आ गई। कैलकुलेट द प्रोविजन टू बी मेड फॉर वारंटी अंडर AS29 31 मार्च 23। देखिए 31 मार्च 23 तक ये सेल हुई है। ठीक जी सर, अब अगर वारंटी एक्सपायर होगी तो कोई प्रोविजन नहीं है। अगर वारंटी का पीरियड 1 साल तक बचा है, मतलब 31 मार्च 24 तक बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2.5% प्रोविजन क्रिएट करेंगे। और अगर वारंटी का पीरियड 1 साल से ज्यादा बचा तो 4.5% के हिसाब से क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखिए इसकी वारंटी कब एक्सपायर होगी सर, आपका फरवरी 23 में, इससे पहले एक्सपायर होगी, कोई प्रोविजन नहीं, नो प्रोविजन। 17 जुलाई 21, तो सर आपका 17 जुलाई 23। अब ये अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में आ गई है 1 साल के अंदर, तो 2.5 का प्रोविजन बन जाएगा। 27 जनवरी 22, आपका 27 जनवरी 24, ये आपका 1 साल के अंदर आ गई है, तो 2.5% प्रोविजन बन जाएगा। ये जो वारंटी है ये कब एक्सपायर हो रही है, ये एक्सपायर हो रही है आपकी 1 मार्च 25 को, 1 साल से ज़्यादा है तो 4.5% का प्रोविजन बन जाएगा। ठीक, ये आपका टोटल प्रोविजन आ गया, एक बार टोटल करके देख लेना। ठीक, अब बात करते हैं 31 मार्च 24 की। ठीक, अब देखिए 31 मार्च 24 से पहले पहले ये सारी वारंटी एक्सपायर हो चुकी होंगी, तो कोई प्रोविजन नहीं बनेगा। ये वाली जो वारंटी है ये कब एक्सपायर हो रही है, ये एक्सपायर हो रही है आपका 1 मार्च 25 को या 28 फरवरी 25 को। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर 31 मार्च 25 से पहले एक्सपायर हो रही है, तो कितना प्रोविजन बनेगा इस पे सर, 2.5%। ठीक जी सर, बाकी पे कोई प्रोविजन नहीं बनेगा। ये आपका जाएगा 23 या 24 अगस्त 25 तक। ठीक है, तो 31 मार्च 5 के बाद जा रही है, ये भी 31 मार्च 25 के बाद जा रही है वारंटी, तो आप इनके ऊपर प्रोविजन जो क्रिएट करेंगे 4.5% के हिसाब से करेंगे। ये क्लोजिंग प्रोविजन आ गया, ये ओपनिंग प्रोविजन आ गया, डिफरेंस आपका करंट ईयर के P&L अकाउंट में चला जाएगा। ये क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका कैश फ्लो क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। Given below are the extract of the balance sheet of BGH Limited. You are required to prepare for the year ended 31 March 24 cash flow from operating activity, cash flow from financing activity. इंस्टीट्यूट बड़ा मेहरबान था इस बार, कैश फ्लो के ऊपर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे है और 8 मार्क्स के आपके MCQ आए थे, और 15 मार्क्स ये मान लो कि बिल्कुल आपकी जेब में डाल के दिए इंस्टीट्यूट ने, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ना P&L निकालेंगे, तो 50,000 आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। ठीक जी सर, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, असेट साइड से लग जाते हैं और जो भी एक्टिविटी होगी उसमें हम पोस्टिंग कर देंगे। गुडविल सर अगर आप देखें तो राइट ऑफ 30,000 से ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, नॉन कैश एक्टिविटी है। ट्रेड रिसीवेबल आपका डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि हमने जो इंपैक्ट लिया होगा P&L में, सेल का इंपैक्ट लिया होगा। डेटर का बैलेंस अगर रिड्यूस हुआ तो इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन सेल के कंपेरिजन में ज़्यादा हुआ, तो हम क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री बढ़ेगी, इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा बट कैश नहीं बढ़ा होगा, हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, शेयर कैपिटल 1 लाख इशू कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपका 10% डिबेंचर इशूड एट एंड ऑफ द ईयर, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ईयर एंड पे तो इंटरेस्ट का इंपैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, अगर ईयर के स्टार्टिंग होता तो हम लोग क्या करते, ऑपरेटिंग में ऐड करते और फाइनेंसिंग में माइनस करते। ठीक, बैंक लोन 50,000 से सर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो,
ट्रेड पेबल आपका डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, 15,000 जो है परचेज से ज्यादा अमाउंट पे किया है। हमने इंपैक्ट परचेज का लिया होगा, जबकि हमने पेमेंट ज्यादा की, तो क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। डिविडेंड ओपनिंग पे कर दिया होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। आपका इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक लोन करंट ईयर का है, तो ये करंट ईयर का है तो ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, और ये ओपनिंग है सर, इसे पे कर दिया, फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये बैलेंस आ गया। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अपना बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, अमलगमेशन का क्वेश्चन है। इसमें बहुत प्यारा पॉइंट दे रखा है। आइए, मैं तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा, उस प्यारे पॉइंट के ऊपर आपसे अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ लाइट लिमिटेड एंड ब्राइट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 24। ये समराइज बैलेंस शीट दे दी लाइट लिमिटेड और ब्राइट लिमिटेड की। एक तो ना जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे ना, तो इंस्टीट्यूट ने लाइन नहीं लिख रखी है वाली ना, जो मैंने येलो कर रखी है। उन्होंने क्या किया, शेयर कैपिटल 50,000, इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 50 और 40 लिख दिया है। सर इसकी भी मेल डाले, आप मेल डालना चाहो मेल डाल दो, लेकिन इसका हमारे आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर मेल वगैरह ड्राफ्टिंग में नहीं लिखूंगा। लेकिन आप चाहो तो मेल डाल सकते हैं। यहाँ पे 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच आना चाहिए, ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेशनरी रिजर्व आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, P&L अकाउंट आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, ठीक। अदर इन्फॉर्मेशन, a company Rainbow Limited is formed to acquire the asset and liability of both the company. Asset were acquired at book value except land and building of Light Limited which is revalued at 62 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग को नई कंपनी 62 लाख पे लेके गई है, बाकी सारी एसेट और लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे लेके गई, और लैंड एंड बिल्डिंग सिर्फ किसकी, लाइट लिमिटेड की, ठीक। अदर एसेट ऑफ ब्राइट लिमिटेड, ये अदर एसेट आर ऑब्सलीट एंड आर स्क्रैप्ड, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर 50,000 बाय ब्राइट लिमिटेड इटसेल्फ बिफोर एक्विजिशन ऑफ इट्स एसेट एंड लायबिलिटी बाय रेनबो लिमिटेड। इसका मतलब ये जो घटना ना, ये अमलगमेशन से पहले की घटना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अदर एसेट को बेचेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ये थाउजेंड्स में लिखा है, लैक्स में लिखा है सर, ये अमाउंट आपके लैक्स में लिखे हैं, ठीक है। तो 0.5 लाख टू अदर एसेट्स 1.75 लाख, तो 1.25 लाख का लॉस हो गया। और जब आप असेट को बेचते हैं तो लॉस कहाँ जाता है, P&L अकाउंट पे, बैलेंसिंग फिगर, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अदर एसेट मेरे को नहीं दिखाई दे रही सर, हमें भी दिखाई नहीं दे रही। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका अमाउंट 0.5 है, ये 3.85 हो जाएगा। और P&L में आपको लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट का जो बैलेंस आएगा 1.25 आपका 1.75 आ जाएगा, ठीक। ये घटना आपकी अमलगमेशन से पहले की है, ठीक है जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। Light Limited and Bright Limited will issued 80,000 and 64,000 equity share of 100 each respectively to the of the new company Rainbow Limited in lieu of the purchase consideration। तो पीसी कितनी आ गई सर, 80,000 इंटू 100 आपका 80 लाख लाइट लिमिटेड के लिए, और ब्राइट के लिए जो पीसी आई सर वो कितनी आई है, 64 लाख, सॉरी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेड रियलाइजेशन अकाउंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द लाइट लिमिटेड एंड ब्राइट लिमिटेड। तो एक तो वर्किंग नोट आपका पीसी का बन जाएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड बुक्स बनाएंगे। ओल्ड बुक्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं सर। आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे, और न्यू कंपनी का अकाउंट वर्किंग नोट में बना देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू इनटू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। कैश एंड बैंक इफ नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी एंड पॉजिटिव बैलेंस। अब कैश एंड बैंक नई कंपनी लेके चली गई सर, कैसे पता लगेगा, पूरा बिजनेस ले लिया है, ठीक है जी सर। तो सारी एसेट और लायबिलिटी चली गई, ये देखिए यहाँ पे लिख भी दिया उसने ना। तो कैश एंड बैंक भी चला गया। तो हम दो लेजर ओपन करेंगे और वर्किंग नोट में न्यू कंपनी का लेजर ओपन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो असेट है, ये असेट आ गई जी सर, आपका ये करंट असेट आ गई, लायबिलिटी आ गई, जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ये सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। न्यू कंपनी से हम क्या करेंगे, पीसी रेज करेंगे। ये मैंने वर्किंग नोट में बना दिया न्यू कंपनी अकाउंट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये न्यू कंपनी अकाउंट आ गया, इससे इक्विटी शेयर आ गए, इक्विटी शेयर होल्डर को ये आप इक्विटी शेयर दे देंगे। डिफरेंस आपका रियलाइजेशन गेन है, गेन चला जाएगा, इटैली हो गया, ठीक। ऐसे हम ब्राइट लिमिटेड में क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू इनटू रियलाइजेशन अकाउंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में जब आप ट्रांसफर करेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 3.35। P&L अकाउंट का बैलेंस सर आप इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में कितने ट्रांसफर करेंगे, 2.75 से, ठीक है।
तो पीसी आ गई और यहाँ पे आपका लायबिलिटी ट्रांसफर होगी, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक, चलें जी सर, ये प्रॉफिट था, ये हमने ट्रांसफर कर दिया, ऑटोमेटिक आपका इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट टैली हो जाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन, आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। अब अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्वेश्चन एंट्री मांगनी, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर पीसी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कितने से पीसी का अमाउंट, आप चाहो तो गुडविल कैपिटल अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों कंपनियों का, चाहो तो कंबाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू कंपनी बैलेंस शीट में नेट करके उसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी सर, तो 144 की आपकी पीसी पेड होगी। अब जितनी भी असेट और लायबिलिटी हम लोग क्या करेंगे सर, उससे यहां पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, किस पे, एग्रीड वैल्यू पे। अब अगर किसी एसेट और लायबिलिटी की एग्रीड वैल्यू दे रखी है तो हम उसे कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन ने हमें बोल रखा है कि सर लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको नई कंपनी लेके गई है 62 पे, बाकी सब बुक वैल्यू पे लेके गई, तो सारी की सारी एग्रीड वैल्यू बुक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एक एसेट को टोटल कर दिया, यहाँ पे नेट आपका गुडविल आ गया 0.25 से। ठीक है जी सर, आइए अब हम क्या करें, न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे। जब भी हम नई कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं कि पुरानी कंपनी में बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ठीक, हमें क्या करना, अपनी वर्किंग से ही न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनानी। तो वर्किंग में क्या क्या आएगा, एक तो सर ये गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन आएगी, एक सर आपका पीसी आएगी, और कुछ बातें और ध्यान देने वाली होती है। एक तो हम क्या करेंगे, पीसी में देखेंगे कि कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कोई कॉन्ट्रा बैलेंस तो नहीं है। अगर कॉन्ट्रा बैलेंस होगा तो उसे हम कैंसिल कर देंगे, जो कि शॉर्टकट में नहीं आता। अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो हम लोग उसे क्या करेंगे सर, क्रिएट करेंगे। ठीक, आइए अब बनाते बैलेंस शीट। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से आएगी, 144 से। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ आएगा, कैपिटलिज्म यहाँ पे नहीं आया। शेयर कैपिटल आपकी फेस वैल्यू बेस हुई है तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। पुरानी कंपनी में अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्रिएट करना पड़ेगा, है या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं सर 2 लाख का स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इसे हम क्रिएट करेंगे और इसके अगेंस्ट हम एंट्री क्या पास करेंगे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंटेड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को एज पर गाइडेंस नोट इशूड बाय आईसीआई शेड्यूल 3 डिवीजन 1 का जो गाइडेंस नोट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे या तो क्या करेंगे, या तो आपका जो स्टैट्यूटरी रिजर्व उसमें से माइनस करके दिखा देंगे। जनरली हमारी स्टडी में यही प्रैक्टिस फॉलो करती है, या चाहे तो हम उसे कहां दिखा सकते हैं, नॉन करंट असेट में एज ए सेपरेट आइटम दिखा सकते हैं। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या किया, स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट किया और अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व उसमें से माइनस कर दिया। ठीक, तो नील अमाउंट आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा 1.5 से, करंट लायबिलिटी में आपका ट्रेड पेबल आ जाएगा। ये सारी सारी असेट आ जाएंगी, ये आपकी असेट आ जाएंगी पीपी के अंदर, और ये बाकी सर आपका करंट असेट में आ जाएंगी। टोटल वगैरह हमने यहाँ पे कर रखा है। एक चीज़ का और ध्यान रखें, गुडविल भी आ जाएगी। ठीक, ये गुडविल आ गई, ये आपका पीपी आ गई, ये करंट असेट आ गई। ठीक, यहाँ पे पीपी का हमने नोट बना लिया। आगे बढ़े जी सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन दे रखा है इंस्टीट्यूट ने ना, मतलब इससे आसान क्वेश्चन कोई है ही नहीं। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ सुपर लिमिटेड एंड क्लियर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24 इज एज बिलो। ये बैलेंस शीट है सुपर लिमिटेड और क्लियर लिमिटेड की। ठीक है, नोट्स अकाउंट आ गई। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सुपर लिमिटेड होल्ड आपका 75% ऑफ इक्विटी शेयर इन क्लियर लिमिटेड सिंस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्लियर लिमिटेड। इसका मतलब क्या है, जिस दिन क्लियर लिमिटेड बनी थी उसी दिन सुपर लिमिटेड ने क्या किया, 75% शेयर एक्वायर कर लिए। इसका मतलब क्या है, क्लियर लिमिटेड के जितने भी प्रॉफिट है सारे सारे प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन है। ठीक, 25% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ सुपर लिमिटेड इज ड्यू फ्रॉम क्लियर लिमिटेड। अब ट्रेड रिसीवेबल आपका सुपर लिमिटेड के कितने हैं सर, 585 है, तो 585 इंटू 25%, 146250 हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा कैंसिल कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर सुपर लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री, यहां पे क्वेश्चन में क्या है, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया। जनरली जो क्वेश्चन लैंग्वेज देता है ना, ऐसे लिखता है ड्यूरिंग द ईयर सुपर लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री ऑफ वैल्यू रुपीज। ऑफ वैल्यू रुपीज वो देता है इसका मतलब सेल प्राइस होती है। ठीक, यहां पे क्वेश्चन ने क्या किया, कोस्टिंग वर्ड लिख दिया, मतलब 2 लाख की कोस्ट है टू क्लियर लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ आपका 15% अबव कोस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो रिजर्व है वो कितने से आएगा आपका 15% 30,000 से, क्योंकि यहां पर उसने कोस्टिंग दे दी। अगर कोस्टिंग में देके वो वैल्यू देता तो वो सेल वैल्यू होती, फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट रेशो सेल के हिसाब से निकालते, 15 डिवाइडेड बाय 115 करते हैं। ठीक, द एंटायर इन्वेंटरी रिमेन अनसोल्ड विद क्लियर लिमिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका पेरेंट कंपनी के P&L को रिड्यूस कर देंगे 30,000 से और इन्वेंट्री को रिड्यूस कर देंगे। ठीक, चलें जी सर, सब्सिडरी कंपनी की इन्वेंट्री को।
आइए शुरू करते हैं। सिंपल सी अप्रोच हम क्या फॉलो करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड से लायबिलिटी साइड से लग जाते हैं और बैलेंस शीट बनाने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो जो रेलिवेंट आइटम उसका वर्किंग नोट बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए शेयर कैपिटल में चलते हैं। शेयर कैपिटल में सर ये आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आ जाएगी। बिल्कुल सर, प्रेफरेंस शेयर जो है क्लियर का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका, सुपर लिमिटेड का। तो सर ये शेयर कैपिटल 95 लाख से आपकी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व लिखेंगे और P&L लिखेंगे। किसका, आपका पेरेंट कंपनी का। वर्किंग नोट में हमने क्या किया, पेरेंट कंपनी और आपका पेरेंट कंपनी का जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम इसके बाद ना वर्किंग नोट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसके अंदर क्या आएगा आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी 4150 से। 4150 से आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई, ठीक। इसके बाद आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बनता है। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका इक्विटी शेयर कैपिटल को एलोकेट करते हैं। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल एलोकेट कर दी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आपका सब्सिडरी कंपनी के पास नहीं है, उसको भी हम एलोकेट कर देते हैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के बेस पे, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका जो सब्सिडरी कंपनी है उसके जो रिजर्व है, P&L है, हम उसे सिर्फ लिख के छोड़ देते हैं। और कोई एडजस्टमेंट होती है तो फिर एडजस्टमेंट हम बाद में करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। क्यों एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि इन कॉर्पोरेशन पे ही क्या हुआ, पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर ले लिए थे। तो यहाँ पे जो बैलेंस है आपका जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट का, हम इसे डायरेक्ट एलोकेट कर देंगे रिवेन्यू प्रॉफिट के अंदर। ये देखिए सर, आपका प्री एक्विजिशन नील आ जाएगा, प्री एक्विजिशन आपका नील आ जाएगा, ठीक है। सारा अमाउंट सर आपका पोस्ट एक्विजिशन में चला जाएगा, ठीक। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट और पोस्ट एक्विजिशन में एलोकेट कर देंगे, तो पूरा प्रॉफिट आपका टू दी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बाय पेरेंट कंपनी वो आपका पोस्ट में चला जाएगा। यहाँ पे 487,500 और आपका 431,250, ठीक। ये माइनॉरिटी आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, गुडविल कैपिटलाइजेशन निकालेंगे, गुडविल आ गई, ठीक। स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट सर यहाँ पे आ जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगी। और इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ जोड़ना है आपको ना चीज़ों को। आइए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका 10% डिवेंचर है, 9% डिवेंचर है। आप इन्हें अलग अलग दिखाएंगे क्योंकि परसेंटेज आपकी अलग अलग है, ठीक। जनरल रिजर्व आ गया, P&L अकाउंट आ गया, ये टोटल बैलेंस आ गया। स्टॉक रिजर्व का इम्पैक्ट सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ गई, ट्रेड पेबल आ गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग डायरेक्ट लिख के दिखा दी। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का टोटल आ गया, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आ गया, ठीक। ट्रेड पेबल में सर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ये मैंने अमाउंट यहाँ पे लिखा था 146,250, ठीक। इसके बाद असेट साइड में चलेंगे तो नॉन करंट असेट डायरेक्ट आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट आपकी रिप्लेस होगी, बाकी सारी चीज़ें जोड़ देंगे। इसमें से हमें क्या करना है, आपका कॉन्ट्रा बैलेंस माइनस करना है और अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना है, ठीक। इतना आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप इस सॉल्यूशन को एक बार रेफर कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसका ए पार्ट आपका एक AS 18 का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर एक बार रेफर कर लेंगे। इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए क्या होता है, जो रिलेटेड पार्टी है उसका रिलेशनशिप कब होना चाहिए, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो रिलेटेड पार्टी माननी चाहिए। लेकिन जो हम डिस्क्लोजर देते हैं ना, वो उन ट्रांजेक्शन का देंगे जो ड्यूरिंग रिलेशनशिप हुई है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखता है, इफ DX लिमिटेड वुड हैव सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट इन EX लिमिटेड। देखिए DX ने क्या कर रखा है, EX में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर, बट गुड्स वर कंटिन्यू टू बी सप्लाइड बाय DX लिमिटेड टू EX लिमिटेड थ्रू आउट द ईयर, विल दिस सिनेरियो चेंज योर आंसर। नहीं, वो रिलेटेड पार्टी ही मानी जाएंगे क्योंकि ये आपका इन्वेस्टर कंपनी होगी और EX DX के लिए क्या हो गया, एसोसिएट कंपनी बन गई, ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में ज्वाइंट अरेंजमेंट होना जरूरी है, आपका ज्वाइंट कंट्रोल होना जरूरी है, ठीक। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि ये रिलेटेड पार्टी ही रहेगी, क्योंकि रिलेशनशिप हम ड्यूरिंग द ईयर चेक करते हैं। फिर साथ में आप ये भी लिखेंगे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो हम वही डिस्क्लोज करते हैं जो ड्यूरिंग रिलेशनशिप हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अक्टूबर से पहले की ट्रांजैक्शन ही डिस्क्लोज करेंगे। ये देखिए, इफ DX लिमिटेड हैज सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट इन EX on 1st October, the related party relationship would still have been reported as per AS 18 related party disclosure, since the standard required disclosure of related party relationship that exists at any time during the year, ठीक। However, the disclosure requirement under the standard apply only to the period during which the related party relationship exists. Accordingly, only transaction between DX and EX up to 1st October need to be reported or disclosed. ट्रांजेक्शन उसके बाद आपने रिपोर्ट नहीं करनी, लेकिन हाँ रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी क्योंकि रिलेशनशिप ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकता है।
ये क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एएस का बोल सकते हैं या फ्रेमवर्क का बोल सकते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आइए, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ द स्काई लिमिटेड एंड एसोसिएट एज ऑन 31 मार्च 23। ये बैलेंस शीट दे दी स्काई लिमिटेड और उसकी एसोसिएट की। मशीनरी है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 8% लोन है, ट्रेड पेबल है, बैंक ओटी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द फर्म इज प्लानिंग टू शट डाउन इट्स बिजनेस विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24। कंपनी क्या करेगी, देखिए 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट दे रखी है और 1 अप्रैल को बंद कर देगी। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना आपका नॉन गोइंग कंसर्न बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, असेट को रिलाइजेबल वैल्यू पे दिखाते, लायबिलिटी को पेबल वैल्यू पे दिखाते, जो नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी क्लासिफाई हो जाती है। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एसर्टेन इट्स प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ठीक, आइए शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितने से आएगा, 1,15,000 से, सिर्फ P&L मांगा क्वेश्चन ने। द सेल एंड परचेज ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 23-24 अमाउंट टू 820 एंड 650 रिस्पेक्टिवली। तो आपका सेल और परचेज आ जाएंगे 820 और आपका 650। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 24 आपका 65,000 से। नेट रिलाइजेबल वैल्यू सर कितने से, 120% ऑफ द कॉस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एनआरवी के बेस पे दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका लिक्विडेशन बेस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, नॉट गोइंग कंसर्न बेस पे। ठीक, 78,000। अदर एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू 25,000। ठीक है जी, आपका डायरेक्ट चार्ज हो जाएगा। डेफर्ड एक्सपेंडिचर इज गेटिंग एमोटाइज ओवर 5 ईयर। हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे, 9,000 सर इमीडिएटली राइट ऑफ हो जाएगा। आगे, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 ईयर। सर हम रिमेनिंग लाइफ कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, नेट रिलाइजेबल वैल्यू कंसिडर करेंगे। द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड 165, एक्सपेंसेज है 5,000 का, तो नेट आपका रिलाइजेबल वैल्यू कितने से, 160 से, और अभी कैरिंग अमाउंट कितना है 180, तो 20,000 का अमाउंट हम यहाँ पे चार्ज कर लेंगे डेप्रिसिएशन के रूप में। ठीक, आउट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल 5,000 इज एक्सपेक्टेड टू बी अनरिलाइजेबल ड्यू टू एन ऑनगोइंग डिस्प्यूट। सर ऑनगोइंग डिस्प्यूट की वजह से अनरिलाइजेबल है, तो हम इसका प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे 5,000 का। बैंक हैज चार्ज ए पेनल्टी ऑफ 2,500 फॉर क्रॉसिंग द ओवरड्राफ्ट लिमिट। ठीक है जी, खर्चे में आ जाएगा। द लेंडर हैज एग्री टू फॉरगो 50% ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ईयर। अब इंटरेस्ट चार्ज कितने से, आपका 3,200 से 50% वो आपका क्या करेगा, फॉरगो कर देगा। तो 40,000 इंटू आपका 4% ही आएगा, 1,600 का अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस वो फॉरगो कर देगा। ठीक, द फर्म इज एक्सपेक्टिंग ए डिस्काउंट ऑफ 4,000 फ्रॉम क्रेडिटर एट द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। हम लोग क्या करेंगे, जब क्रेडिटर की फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो 4,000 का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका बैलेंस नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितने से, 820 प्लस 78,000 प्लस आपका 4,000 माइनस 1,15,000 माइनस आपका 650, 25,000, 20,000 माइनस आपका 5,000, 9,000, 2,500 और आपका 1,600, 73,900 से आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाईबैक का क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24। 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, 40 लाख। ठीक, मैं एक बार और पानी पी लूं जी सर। कैपिटल रिजर्व आपका 20,000 से है, रिवेन्यू रिजर्व आपका 50 लाख से, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 6 लाख से, P&L अकाउंट आपका 19 लाख से, इन्वेस्टमेंट आपका 40 लाख से। द कंपनी डिसाइड टू बाई बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट 15% ऑन 1 अप्रैल 24। अब हमें यहाँ पे लिमिट वगैरह चेक नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोल नहीं रखा। देखिए लिमिट हम कब चेक करते हैं, तो क्वेश्चन कहता है कि आपने बाईबैक करना एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। ठीक, या क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा इतने शेयर का आपने बाईबैक करना है और फिर चेक करना कि वो लिमिट में या नहीं है। तो उसके समय हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे, अगर वो लिमिट के अंदर तो उतना बाईबैक कर देंगे, अगर लिमिट कम आ रही तो फिर जितनी लिमिट आ रही उतना बाईबैक करेंगे। बाईबैक इज एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट एंड कंपनी पास द नेसेसरी रेजोल्यूशन फॉर इट। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड इन्वेस्टमेंट 40 लाख फॉर 32 लाख। तो हमने 40 लाख इन्वेस्टमेंट 32 लाख में बेच दी, तो एज पर AS 13 8 लाख का नुकसान हो गया, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाईबैक कितने से हुआ है सर, 20% है आपका, 80,000 शेयर है 15 के हिसाब से, तो फेस वैल्यू आपका 10 है, तो 8 लाख आ जाएगा। 4 लाख का सर आपका क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन बाईबैक आ जाएगा। ठीक, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक टू इक्विटी शेयर बाईबैक या इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कई बार इंस्टीट्यूट पता क्या करता है, यहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट लिख देता है, हम यहाँ पे अलग से राइट ऑफ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक अल्टरनेटिव पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे सर हमने क्या किया, इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट पे कर दिया, और हम क्या करेंगे,
8 लाख की फेस वैल्यू के बराबर। या तो फ्रेश इशू करेंगे, सीआरआर क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन में फ्रेश इशू के बारे में कुछ भी नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर क्रिएट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे जनरल रिजर्व है, रिवेन्यू रिजर्व है, उसे सीआरआर क्रिएट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका ब्रांच का क्वेश्चन है, सिंपल आपसे जनरल एंट्रियां मांगी है। गिव जनरल एंट्री विद नरेशन इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ ए बिजनेस एंटिटी टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन है आपसे ना, ब्रांच की बुक्स में एंट्री मांगी है, रेक्टिफाई और एडजस्टमेंट एंट्री आपने बतानी। ठीक, कमीशन इनकम ऑफ 7500 एलोकेटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट स्टिल नो एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच। देखिए क्या होता है, हेड ऑफिस ने ना कमीशन इनकम कमाई और उसने क्या किया, उसे ब्रांचों में एलोकेट कर दिया। तो जो हमारे हिस्से की इनकम है वो कितनी आई है, कमीशन इनकम 7500। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, इनकम को क्रेडिट कर देंगे, हेड ऑफिस को डेबिट कर देंगे। ठीक, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम 7500 से। आगे देखिए क्या लिखता है, हेड ऑफिस पेड 12000 डायरेक्टली टू वन ऑफ ब्रांच सप्लायर। मैं ब्रांच हूं, मेरा एक सप्लायर है, उसको 12000 डायरेक्टली किसने पे कर दिया, हेड ऑफिस ने पे कर दिया। ठीक, द इंटीमेशन इज रिसीव्ड बाय द ब्रांच ऑन रिकंसिलिएशन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ब्रांच विद इट्स बुक्स। देखिए सप्लायर की जो लायबिलिटी है वो मेरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सप्लायर को हेड ऑफिस ने पेमेंट कर दी, तो सप्लायर मेरे से पैसे नहीं मांग सकता। तो मैं क्या करूंगा, सप्लायर को डेबिट कर दूंगा, और क्योंकि ये पैसे मेरे को हेड ऑफिस को देने पड़ेंगे तो मैं हेड ऑफिस को क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ठीक, ए रेमिटेंस ऑफ 85000 इज सेंट बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस टिल डेट। देखिए हमने कैश भेजा हेड ऑफिस को, लेकिन हेड ऑफिस को कैश नहीं मिला, तो हेड ऑफिस अपने यहाँ पे इन ट्रांजिट की एंट्री पास करेगा। हम अपने यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे बिपाशा बसु, मतलब नो एंट्री। ठीक, लेकिन कई स्टूडेंट पता क्या गलती करते हैं एग्जाम के अंदर ना, यहाँ पे एंट्री पास करके दिखा देते हैं हेड ऑफिस के बिहाफ पे, इंस्टीट्यूट मार्क्स काट लेता है क्योंकि उसने ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एंट्री मांगी। ठीक, तो आप एंट्री क्या करेंगे, नो एंट्री बिपाशा बसु। ब्रांच पेड 9800 एज सैलरी टू हेड ऑफिस एम्प्लॉय बट द अमाउंट पेड हैज बीन रोंगली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक, क्योंकि हमने क्या किया है, हेड ऑफिस को सैलरी पे की हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को, लेकिन उसे सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो कभी कभी आपने देखा होगा एंट्री ऐसे होती है, हेड ऑफिस टू बैंक अकाउंट, वो तब होती है जब हम क्या करते हैं, हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं और सैलरी में डेबिट नहीं करते, डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं हेड ऑफिस टू आपका बैंक अकाउंट। ठीक, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को सैलरी पे की, लेकिन अपने यहाँ पे सर क्या किया, सैलरी को डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सैलरी को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू आपका सैलरी अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, ब्रांच परचेज फर्नीचर फॉर 18000 थ्रू चेक, तो टू बैंक आएगा 18000 से, बट द फर्नीचर अकाउंट वाज रिटेन्ड इन द हेड ऑफिस बुक्स, नो एंट्री हैज येट बीन पास्ड। देखिए जो फर्नीचर है उसे हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हेड ऑफिस को डेबिट कर देंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट अपने यहाँ पे ओपन नहीं करेंगे। ठीक, ब्रांच इनकर्ड 5500 ऑफ एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांच ऑफ हेड ऑफिस। देखिए अगर हम किसी दूसरी ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हेड ऑफिस के थ्रू रूट करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, दिस ट्रांजैक्शन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, तो हम एंट्री पास कर देंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांचेज। चलें जी सर, इसी के साथ ये सॉल्यूशन समाप्त होता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की ना, तो तबीयत खराब होने की वजह से काफ़ी एनर्जी लो थी, लेकिन जैसे जैसे मैं रिकॉर्डिंग करता चला गया एक अच्छी एनर्जी आती गई। तो मैं आपको एक मैसेज और देना चाहूँगा, बेटा पता है मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ना कंटिन्यू मेहनत करेंगे ना, तो मेहनत हमेशा आपको रिटर्न देगी। ठीक है, अब ये देखिए ना, तबीयत इतनी खराब होने के बाद भी मैं आपको बता दूं, मेरा जो फीवर था ना 103.9 था। मैंने मेडिसिन ली और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, और धीरे धीरे टचवुड मेहनत की वजह से फीवर भी कम हो गया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान क्लास की तरफ चला गया। ठीक, ये सॉल्यूशन आपका समाप्त हो गया। एक दो बातें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपने इंस्टीट्यूट को मेल करनी ग्रेस मार्क्स के लिए, मेल की ड्राफ्टिंग आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अभी हमने अपने सारे कोर्सेज पे, चाहे रेगुलर कोर्स है, फास्ट ट्रैक कोर्स है, सब पे डिस्काउंट ऑन कर रखा है, प्राइस काफ़ी रिड्यूस कर रखे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्स तो चाहे आपका इंटरमीडिएट एडवांस काउंट का है या सीए फाइनल एफआर का, बिल्कुल एडमिन कॉस्ट पे है, और आपको उसमें भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने कोड यूज करना है January 26, ये आपने कोड यूज करना है, ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।